Hi everyone, this is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी ट्रेड यूनियन की क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बच्चों को लर्न करने में थोड़ा इजी होता है, लेकिन जिस विषय मैंने आपको प्रेजेंट किया और जो मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ उससे आपको ये बहुत ईजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रेड यूनियन की क्या क्या लाइबिलिटीज होती है। देखिए, पहले इनकी है ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं इनके कि जनरल फंड। देखिए, इससे पहले मैं बताती हूँ कि जो ट्रेड यूनियन होता है उनके पास दो तरह का फंड हो सकता है, एक जनरल फंड होता है और एक उनका पॉलिटिकल फंड होता है। तो जनरल फंड को ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी है, उनका अपना डिस्क्रिप्शन है, वो जहाँ मर्जी खर्च कर दें। अगर उनको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो वो जो है उसको मिसअप्रोप्रिएट करने लगेंगे और उसमें एम्बेजलमेंट होने लगेगा। इसीलिए ट्रेड यूनियन की ये लाइबिलिटी होती है कि वो जो है उसको अच्छी तरीके से जो जो उसमें पर्पस बताए गए हैं रूल्स में ट्रेड यूनियन की, उसी हिसाब से जो है जनरल फंड का जो है खर्चा करेंगे। तो ट्रेड यूनियन की सबसे पहली लाइबिलिटी होती है कि वो जनरल फंड का उनका ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही जो है खर्चा करेंगे। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट उसके बता देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक तो जो जनरल फंड होता है उसमें से जो उनके ऑफिस बेयरर्स होते हैं उनकी जो भी सैलरी, जो भी अलाउंसेस होता है, सभी इसी जनरल फंड में से दिए जाएंगे। सेकंड है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है तो उसके जो खर्चे हैं वो भी जनरल फंड में से दिए जाएंगे। ट्रेड यूनियन का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो उनके काम करने के तरीके होते हैं और जो वो काम करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो भी जनरल फंड से ही एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो एजिड हो जाता है या वो सिक हो जाता है तो उसकी वजह से अगर उसके डिपेंडेंट को कोई भी पेमेंट जाता है तो वो भी जो है इसी जनरल फंड से जाता है। नेक्स्ट होता है कि अगर हम वर्कर्स की मतलब आप कह सकते हैं अगर हम वर्कर्स के बेनिफिट के लिए किसी स्कीम को चलाते हैं और स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन करना होता है तो वो कंट्रीब्यूशन भी आपका जनरल फंड में से ही होता है। तो मेंबर्स को जितने भी बेनिफिट दिए जाते हैं वो सारे के सारे जो है आपको जनरल फंड से होंगे। अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाता है, उस लीगल डिस्प्यूट से मेंबर को कोई लॉस होता है तो वो लॉस भी आपको जनरल फंड से ही दिया जाएगा। तो बेसिकली आप देखते हैं कि जनरल फंड से क्या होता है, ऑफिस बेरर के जो पेमेंट होते हैं उनके कामकाज से रिलेटेड पेमेंट, और मेंबर को जिस तरह का भी पेमेंट किया जाता है क्योंकि वो ट्रेड यूनियन के मेंबर है इस वजह से वो सारे के सारे पेमेंट आपके जनरल फंड से होते हैं और किसी यूज़ के लिए उसको फंड को यूज़ नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल पर्पस कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की एक लाइबिलिटी होती है कि वो एक अलग से पॉलिटिकल फंड भी बना सकते हैं। लेकिन जब वो पॉलिटिकल फंड बनाते हैं तो उनकी ये लाइबिलिटी होती है कि उन्हें कुछ कंडीशन को पूरा करना पड़ता है पॉलिटिकल फंड बनाने के लिए। वो क्या कंडीशन होती है, इन्हें आप आराम से सुनिए। सबसे पहले कंडीशन रहती है कि आप इसके लिए अलग से पेमेंट लेंगे। एक तो मेंबरशिप का आपका कंट्रीब्यूशन होता है, वो तो आपका जनरल फंड में चला जाता है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल फंड बना रहे हैं तो आप मेंबर्स को बताएंगे कि हम एक पॉलिटिकल फंड बना रहे हैं और उसके लिए आप उनसे अलग से पेमेंट लेके पॉलिटिकल फंड बनाएंगे। सेकंड है, आप ये पॉलिटिकल फंड बनाने के लिए किसी भी मेंबर को कंपेल नहीं कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली ट्रेड यूनियन का जो मेन पर्पस होता है वो तो उनके जो वर्कमैन होते हैं उनकी सब चीज़ों को देखना होता है। तो पॉलिटिकल फंड तो एक उनका एक्स्ट्रा उद्देश्य हो जाता है, तो इसीलिए जो है मेंबर को कंपेल नहीं किया जा सकता। अगर कोई मेंबर पे नहीं करता है तो आप जो है उसे ट्रेड यूनियन के जो बेनिफिट मिलते हैं मेंबर को उन बेनिफिट से नहीं रोकेंगे। अगर कोई मेंबर पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप उसको मेंबरशिप भी उसकी कैंसिल नहीं करेंगे। अगर ये सारी कंडीशन आप पूरी करते हैं तभी आप जो है इसे पॉलिटिकल फंड जो है बना सकते हैं। ये क्लियर हो गया। ये फर्स्ट 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जनरल फंड के मैंने पर्पस बता दिया आपको किस किस चीज के लिए कर सकते हैं। पॉलिटिकल फंड बनाते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी बता दिए। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको कि इसमें जो मेंबर्स हैं उन्हें आप कंपेल नहीं कर सकते। अगर वो पे नहीं कर सकते तो उनकी मेंबरशिप को कैंसिल नहीं कर सकते, उन्हें किसी बेनिफिट देने से नहीं रोक सकते और उनसे अलग से ही ये चार्ज लिया जा सकता। अब नेक्स्ट होते हैं राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ ट्रेड यूनियन। देखिए, जो ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेरर होते हैं और जो मेंबर होते हैं वो किसी भी टाइम पे जो है जो भी टाइम मेंशन है ट्रेड यूनियन की बुक्स की कारण से
वहाँ पे जाके वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स देख सकते हैं और उसके दूसरे अकाउंट भी देख सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो ट्रेड यूनियन का वर्क है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सबको पता है कि फंड को कैसे यूज़ किया जा रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है, कोई मिसएप्रोप्रिएशन तो नहीं है। और लिस्ट ऑफ मेंबर से उन्हें ये पता चलता है कि लिस्ट ऑफ मेंबर में जेन्युइन मेंबर हैं या कहीं ऐसे तो नहीं है कि डमी मेंबर भी इंक्लूड कर दिए हो, तो इसीलिए जो वो इंस्पेक्टर वो कर सकती है और ये ट्रेड यूनियन की लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है राइट ऑफ माइनर टू मेंबरशिप। देखिए वैसे जो है माइनर को आपने पढ़ा ही होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, माइनर को जो है वो बेनिफिट तो ले सकते हैं लेकिन लॉस के लिए वो नहीं होते हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन में माइनर भी मेंबर बन सकते हैं और उनको जो भी बेनिफिट मेंबर्स को मिलता है वो सारे बेनिफिट भी जो माइनर्स हैं वो ट्रेड यूनियन से ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल बियरर। अब ट्रेड यूनियन की ये लाइबिलिटी होती है कि वो ये भी देखे कि जो उनके ऑफिस बियरर है उनकी क्वालिफिकेशन पूरी होती है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशन में दो चीज़ें आपको देखनी चाहिए, एक तो वो 18 साल के हो जानी चाहिए, 18 साल से कम का जो एज का व्यक्ति है वो ऑफिस बियरर नहीं हो सकता। सेकेंड है दे शुड नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द मॉरल टर्पिट्यूड एंड सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट। इट मीन्स कि उनको कोई मॉरल जो भी टर्पिट्यूड के ऑफेंस होते हैं उसमें उनको कॉन्विक्ट ना हुआ हो और उसके बदले उन्हें सज़ा नहीं मिली। लेकिन बाई चांस अगर उन्हें सज़ा मिली है कॉन्विक्ट होने पे, अगर 5 साल बीत गए हैं उस सज़ा के पीरियड को, फिर वो जो है उसका ऑफिस बियरर हो सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन जो है ट्रेड यूनियन को ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बियरर। देखिए इसमें बहुत सारे ऑफिस बियरर होते हैं जो उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, तो आपको उसमें उनके प्रपोर्शन का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से मेंबर किस किस फील्ड से हम ऑफिस बियरर बनाएंगे। इसमें जो एटलीस्ट 1/2 मेंबर हैं वो लोग होने चाहिए जो एक्चुअली में इंगेज हैं ट्रेड में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, जो एक्चुअली वर्किंग करें, जो एक्चुअल में वर्कमैन है, वो 1/2 मेंबर या 1/2 से ज़्यादा होने चाहिए। बाकी मेंबर जो होते हैं आपके सोशल और पॉलिटिकल वर्कर भी हो सकते हैं। ये इसलिए किया गया है सोशल और पॉलिटिकल वर्कर को क्योंकि जो एक्चुअल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वो हमेशा डर के रहते हैं, क्योंकि उनको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो फिर एम्प्लॉयर उन्हें निकाल भी सकता है। इसीलिए सोशल और पॉलिटिकल वर्कर को भी इंक्लूड किया जाता है ताकि वो उनकी डिमांड को जो है बिना किसी डर के जो है आगे रख सके। तो ये प्रपोर्शन जो है आपका होना चाहिए। लास्ट है आपका रिटर्न। ये हर ट्रेड यूनियन की लाइबिलिटी होती है कि वो हर साल अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से, इनका अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर होता है, उस डेट को उन्हें स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार को, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। साथ के साथ अगर रूल्स में कोई चेंज हुआ है तो उन रूल्स में चेंज का जो ऑल्ट्रेशन है वो भी उन्हें बताना पड़ता है, और ऑफिस बेरर का पूरे साल में अगर कोई चेंज आया है तो वो भी बताने पड़ते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये जो है आपकी सेक्शन 28 में आती है। तो सेक्शन 28 में ट्रेड यूनियन की लाइबिलिटी है कि वो देखे कि वो टाइमली एनुअल रिटर्न अपनी जमा कर रही है रजिस्ट्रार के पास या नहीं। तब आपको पता चल गई कौन कौन सी लाइबिलिटी होती है। मैं एक बार और बता देती हूँ जिससे आपके माइंड में बिल्कुल रहे। एक तो जनरल फंड जिस पर्पज़ के लिए बना है उसी पर्पज़ में उसका यूज होना चाहिए। पॉलिटिकल फंड वो बना सकते हैं लेकिन उनकी कुछ कंडीशन उन्हें पूरी करनी चाहिए। मेंबर और ऑफिस बियरर कभी भी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। माइनर भी जो है मेंबर हो सकते हैं। और ऑफिस बियरर को अपॉइंट करते समय हमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो डिस्क्वालीफाइड है तो ऑफिस बियरर वो जो है अपॉइंट नहीं हो सकते। फिर जो ऑफिसर बियरर है उनका हमें प्रपोर्शन देखना चाहिए। कुछ एक्चुअल वर्कर होने चाहिए जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं और कुछ सोशल और पॉलिटिकल वर्कर होने चाहिए। और सेक्शन 28 में जो है उन्हें हर साल जो है अपनी रिटर्न को सबमिट करना चाहिए। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। आई थिंक अब आपको ये लाइबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।